हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका लर्न एजुकेशन में। और आज हम अपने इस वीडियो में एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो सेकेंड पेपर है साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड लर्निंग के पेपर को देखेंगे 2022 और 2023 के, जो कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में आया हुआ था। तो आइए हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये पेपर जो है सुहेलदेव यूनिवर्सिटी के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है। ठीक है, तो हम अपने इस पेपर को देखते हैं, इस पेपर में क्या क्या आया हुआ है। और इसी पेपर के आधार पे जो है ना क्वेश्चन जो हैं हर ईयर लगभग एक तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस पेपर 2022 और 2023 के पेपर को हम इस वीडियो में देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की और देखते हैं इस पेपर में क्या क्या आया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन ए में साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड लर्निंग, साइकोलॉजी का जो पेपर होता है सेकेंड पेपर, इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था, पहला प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार प्राक संक्रियात्मक चिंतन की दो परिसीमाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, प्राक संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल थॉट्स। ठीक है, प्री ऑपरेशनल जो है पूर्व संक्रियात्मक जो चीजें हैं उसमें चिंतन की दो परिसीमाएं कौन कौन सी हैं। देखिए साइकोलॉजी का पेपर थोड़ा सा एमएड का है, तो थोड़ा गहराई से आता है, तो उस हिसाब से हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, तो ये चीजें पूछी गई थी। अब दूसरा प्रश्न पूछा गया था, एक किशोर की सामवेगिक क्षमता के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, यानी संवेगात्मक क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में पूछा गया था। थर्ड जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था वो है कि IQ परिकलित करने में सूत्र में मानसिक आयु के निर्धारण की प्रक्रिया को संक्षिप्त में बताएं। अर्थात जो है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 जो होता है ना। ठीक है, तो उसमें जो मानसिक आयु है उसको कैसे हम ज्ञात करते हैं, इसकी प्रक्रिया को संक्षेप में बताना है। उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन आया था, जी आलपोर्ट और HI जेंक द्वारा दी गई व्यक्तित्व की परिभाषाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोई दो अंतर हमें बताना है आलपोर्ट और आई जेंक की जो व्यक्तित्व की परिभाषाएं दी गई हैं उसमें। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा पांचवा आया था कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के क्रिया प्रसूत शब्द से आप क्या समझते हैं। जो BF स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है उसमें क्रिया प्रसूत से क्या तात्पर्य है आपका, ये चीज जो है वो पूछा था। छठवां प्रश्न है, प्रतिक्रिया से आप क्या समझते हैं, रिएक्शन क्या है ना। प्रतिक्रिया क्षमता, रिएक्शन पोटेंशियल से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में जो है पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद संप्रत्यय मानचित्रण का एक उदाहरण दीजिए। कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या है, इसका एक उदाहरण हमें पूछा गया था कि संप्रत्यय मानचित्रण क्या होता है, इसका एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैपिंग। उसके बाद महारत अधिगम या मास्टरी लर्निंग क्या है, मास्टरी लर्निंग या महारत अधिगम से आप क्या समझते हैं, ये 8वां प्रश्न पूछा था। उसके बाद जेरोम ब्रूनर के जो 3 स्टेज हैं, जेरोम ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत है, मानसिक अभिव्यक्ति के सिद्धांत की प्रतिमात्मक अवस्था का संक्षेप में वर्णन कीजिए, यानी आइकॉनिक स्टेज जो है ना, आइकॉनिक स्टेज जो BF स्किनर ब्रूनर, जेरोम ब्रूनर की थ्योरी क्या है उसका हमें यहाँ पर वर्णन करना था। ठीक, उसके बाद 10वां प्रश्न आया था, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, अपने शब्दों में मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित भी कीजिए, ये चीज। अगला सेक्शन बी में 5 प्रश्न, जिसमें से यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है वो पूछा था कि भाषा अर्जन मानव मस्तिष्क की एक आंतरिक संरचना अथवा कार्य है। ठीक है, भाषा अर्जन जो है मानव मस्तिष्क की एक आंतरिक संरचना अथवा कार्य है,
उपरोक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में भाषाई विकास के उपयुक्त सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन, जो हमारा ये नॉम चॉम्स्की का है, ये उससे संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो ये पूछा गया था। उसके बाद यहाँ पे जो है उसी में अथवा करके पूछा था कि हिंज की कहानी से उदाहरण देते हुए लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो हिंज की कहानी को शामिल करते हुए लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की व्याख्या यहाँ पर करनी है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, रक्षा युक्ति क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, क्या है वाक्यांश सबसे पहले किसने दिया था, डिफेंस मैकेनिज्म का जो वाक्यांश है किसने सबसे पहले दिया था, और रक्षा युक्तियां किस प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाती हैं, उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये चीज भी पूछा गया था, इसको भी हम अपनी वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर जो है अगला अथवा में पूछा था, संवेगात्मक बुद्धि से आप क्या समझते हैं। ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि क्या है, माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संवेगात्मक बुद्धि का विकास किस प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, माध्यमिक विद्यालय में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके संवेगात्मक बुद्धि का विकास किस प्रकार से किया जा सकता है, ये उदाहरण सहित को समझाना है यहाँ पर। ठीक है, चौथा प्रश्न पूछा था कि अधिगम की निर्मितवाद विचारधारा, कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है जो अप्रोच है अधिगम की निर्मितवाद विचारधारा की उपयुक्त उदाहरण की सहायता से व्याख्या कीजिए। ठीक है ना, कंस्ट्रक्टिविस्ट जो अप्रोच है निर्मितवाद विचारधारा उसको उपयुक्त उदाहरण द्वारा यहाँ पर समझाना है। चौथे प्रश्न में ये पूछा था। इसी में उदाहरण दिया है, जीवन क्षेत्र लाइफ स्पेस को परिभाषित करते हुए एक अध्यापक के लिए अधिगम को सरल बनाने में यह किस प्रकार सहायक है ना। कर्ट लेविन का जो सिद्धांत है क्षेत्र सिद्धांत, उसी से संबंधित प्रश्न है। इसकी व्याख्या कर्ट लेविन के द्वारा दी गई क्षेत्र सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में कीजिए। ठीक है, जीवन क्षेत्र को परिभाषित करना है और जीवन क्षेत्र को कैसे एक अध्यापक सरल बना सकता है, कर्ट लेविन के जो क्षेत्र सिद्धांत है इसी के परिप्रेक्ष्य में व्याख्या करनी है। ठीक, अगला प्रश्न पांचवा पूछा है कि विभिन्न प्रकार की अधिगम शैलियों की व्याख्या कीजिए। अधिगम शैली लर्निंग स्टाइल्स, और उसमें विभिन्न प्रकार की जो अधिगम शैलियाँ हैं उसको हमें यहाँ पर पढ़ना है। अध्यापक के लिए यह किस प्रकार से शिक्षण अधिगम में उपयोगी है, एक अध्यापक के लिए शिक्षण अधिगम में किस तरह से उपयोगी है, इसको हमें लिखना है। उसके बाद यहाँ पर एडवांस ऑर्गेनाइजर्स की अधिगम में भूमिका की विवेचना करनी है। एडवांस ऑर्गेनाइजर, ठीक है, ये पेपर थोड़ा उस साल का थोड़ा सा टफ आया था, लेकिन कोई बात नहीं है, ये इसको भी हम देखेंगे। एडवांस ऑर्गेनाइजर क्या होते हैं, अधिगम में क्या इनकी भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि टिप्पणी लिखना है किन्हीं दो पर। हम देखते हैं यहाँ पे पहली टिप्पणी पूछा था, कोहलबर्ग के द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत की सीमाएं लिखिए। सीमाएं, कमियां क्या क्या है वो हमें यहाँ पर लिखना है। आध्यात्मिक मापक स्पिरिचुअल कोशेंट क्या है, आध्यात्मिक मापक स्पिरिचुअल कोशेंट क्या है, इसके बारे में पूछा गया था। ऋणात्मक पुनर्बलन को समझाना था। ऋणात्मक पुनर्बलन क्या होता है, संप्रत्यय निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन जो होता है संप्रत्यय निर्माण उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसके बारे में पूछा गया था। सेक्शन सी में थर्ड सेक्शन जो हमारा है, इसमें प्रश्न जो पूछे गए थे लॉन्ग आंसर में वो था रोरशा के द्वारा, हरमन रोरशा का जो स्याही धब्बा परीक्षण की विस्तार से विवेचना कीजिए। ठीक है, तो हरमन रोरशा का स्याही धब्बा परीक्षण का विस्तार से विवेचना करना है। ठीक, 8वां प्रश्न पूछा था, विभिन्न अधिगम हस्तांतरण के सिद्धांतों की उसके शैक्षिक निहितार्थों के साथ व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो अधिगम हस्तांतरण के सिद्धांतों का व्याख्या यहाँ पर करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न जो पूछा गया नवा कि जो जीन पियाजे का यहाँ पे आ रहा है, आत्मसातीकरण, समायोजन, स्कीमा तथा साम्य को परिभाषित कीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसी में दूसरा प्रश्न पूछा गया कि पियाजे के द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के
सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया। उसके बाद 10वां प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि शास्त्रीय अनुबंधन, आईपी पावलोव का जो है क्रिया प्रसूत शास्त्रीय अनुबंधन और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो बीएफ स्किनर में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा दोनों सिद्धांतों के शैक्षिक निहितार्थों की भी व्याख्या कीजिए। यानी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो आईपी पावलोव का है और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, दोनों को समझाना है, दोनों में अंतर स्पष्ट करना है और उनके शैक्षिक निहितार्थ क्या है उनको यहाँ पर व्याख्या उनकी करनी है। ठीक, 11वां प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजस्टमेंट, समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। टिप्पणी लिखनी थी इस पर। उसके बाद 11वां प्रश्न यहाँ पे 11वें में जो बी है उसमें पूछा गया कि मनोविश्लेषणात्मक सिगमंड फ्रायड का जो सिद्धांत है ये शैक्षिक निहितार्थ की व्याख्या कीजिए। उसके बाद व्यक्तित्व के कार्डिनल, केंद्रीय और गौणशील गुण के बारे में यहाँ पर हमें बताना है। ठीक है, ट्रैड कार्डिनल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रैड्स ऑफ पर्सनैलिटी। उसके बाद रॉबर्ट एम गेने द्वारा प्रतिपादित मिश्रित अधिगम विचारधारा क्या है ना, इलेक्ट्रिक अप्रोच ऑफ लर्निंग, ये पूछा गया था। ठीक है, तो इसी के साथ ही ये जो हमारा 2022 का मिड फर्स्ट सेमेस्टर का सेकेंड साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड लर्निंग है ये कंप्लीट होता है। अब जो 2023 का पेपर है उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर साइकोलॉजी का जो 2023 का पेपर है वो इस प्रकार है। साइकोलॉजी का जो, चलिए तो आइए इस पेपर को हम देखते हैं। 2023 में जो एमएड के फर्स्ट सेमेस्टर का सेकेंड पेपर साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग 2023 का जो पेपर था वो इस प्रकार था। आइए उसको हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे पूछा गया फर्स्ट सेक्शन में, सेक्शन ए में, कि संज्ञानात्मक विकास से आप क्या समझते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास से आप क्या समझते हैं, ये चीज पूछा गया था। ठीक, अगला सवाल पूछा गया कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को बताना है कि भाषाई विकास को कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं। ठीक, तीसरा प्रश्न पूछा गया संवेगात्मक बुद्धि से आप क्या समझते हैं। देखिए प्रश्न पिछले साल पूछा गया था, तो यहाँ भी पूछा गया है संवेगात्मक बुद्धि से आप क्या समझते हैं, बुद्धि लब्धि क्या है। ठीक है, बुद्धि लब्धि के बारे में यहाँ पर पूछा गया था। अगला प्रश्न व्यक्तित्व मापन में की विधियां, विभिन्न विधियां क्या है। व्यक्तित्व मापन की विभिन्न विधियों के बारे में हमें यहाँ पर पूछा गया था, व्यक्तित्व को किस प्रकार से हम माप सकते हैं। ठीक है ना। अगला जो 6वां प्रश्न पूछा गया क्लार्क एल हल का जो की आवश्यकता और मांग का सिद्धांत, आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत की संक्षिप्त व्याख्या यहाँ पर करनी है। 7वां प्रश्न अधिगम स्थानांतरण के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख। अधिगम स्थानांतरण का जो विभिन्न पार्श्व अधिगम और है ना, इस तरह से द्विपार्श्विक अधिगम, पार्श्विक अधिगम, ये सब जो है अधिगम स्थानांतरण के जो प्रकार हैं उसका अध्ययन, उसको हमें यहाँ पर वर्णन करना था। ठीक है, 8वां प्रश्न पूछा कि अधिगम शैली क्या है, लर्निंग स्टाइल क्या होती है, इसको हमें। उसके बाद मास्टरी लर्निंग जो कि पिछले साल पूछा गया था, नैपुण्य अधिगम की व्याख्या करना है, मास्टरी लर्निंग क्या होती है वो। ठीक है, अगला प्रश्न 10वां अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये हमें पूछा गया था। ठीक है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट सेक्शन। सेकंड सेक्शन पे चलते हैं और सेक्शन बी में पूछा गया कि ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ क्या है। अर्थात ब्रूनर का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है शिक्षा में क्या उसका उपयोग है, निहितार्थ क्या है। और उसी में 8वां में प्रश्न पूछा गया कि भाषा विकास को समझने में नाओम चॉम्स्की के भाषा विकास के सिद्धांत की भूमिका का उल्लेख कीजिए। यानी नाओम चॉम्स्की के भाषा विकास का सिद्धांत हमें यहाँ पर समझाना है। ठीक, तीसरा प्रश्न पूछा गया सिगमंड फ्रॉयड के अनुसार बालक के नैतिक विकास कब होता है। सिगमंड फ्रॉयड के अनुसार बालक में नैतिक विकास कब होता है, ये हमें बता। ठीक है, तीसरे में अथवा है लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा
प्रतिपादित नैतिक विकास के स्तरों का वर्णन कीजिए। लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास के स्तरों का वर्णन किया है उसको हमें यहाँ पर वर्णन करना है। ठीक, उसके बाद चौथा प्रश्न है सामवेगिक दक्षता का क्या अर्थ है। सामवेगिक दक्षता का क्या अर्थ है, इसे प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो सामवेगिक दक्षता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। अगला इसी में प्रश्न पूछा है कि समायोजन को परिभाषित कीजिए। समायोजन क्या है, एडजस्टमेंट क्या है। बालक के समायोजन में परिवार विद्यालय किस प्रकार से सहायक सिद्ध हो सकता है। ठीक, तो ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है 5वां कि गेने द्वारा प्रस्तुत अधिगम के सोपानिकी को उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। रॉबर्ट एन गेने का जो सोपानिकी का सिद्धांत है उसका उदाहरण सहित हमें यहाँ पर व्याख्या करना है। इसी में 8वां में पूछा है कि आईपी पावलोव के शास्त्रीय या प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत की व्याख्या करनी है। इस सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ या शैक्षिक अनुप्रयोग क्या है। 6वां प्रश्न यहाँ पर यही पूछा गया कि संप्रत्यय से क्या समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है। संप्रत्यय विकास की विभिन्न प्रकारों को लिखिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है और उसके संप्रत्यय विकास के जो विभिन्न प्रकार हैं वो क्या है वो हमें यहाँ पर। तो आगे इसी के में पूछा गया कि जो है जो हमारा 8वां में कि वाइगोत्स्की के रचनावाद की व्याख्या कीजिए। ठीक है, वाइगोत्स्की का जो कंस्ट्रक्टिविज्म है ना, जो अधिगम का सिद्धांत है उसकी व्याख्या यहाँ पर करनी है। इसके शैक्षिक निहितार्थ की क्या है ये भी हमें लिखना है। ठीक है, अब दीर्घ उत्तरीय पर आते हैं खंड 100 सेक्शन सी में। तो यहाँ पर 7वां प्रश्न पूछा गया कि जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, इसके शैक्षिक उपयोग को बताइए। ठीक है, तो जीन पियाजे का सिद्धांत आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए अगला प्रश्न 8वां पूछा है कि मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए। मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की क्या विशेषताएं हैं। बालक के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में शिक्षक की भूमिका की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये प्रश्न भी पूछा गया। उसके बाद 9वां प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए और व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांतों की, टाइप थ्योरी की यहाँ पर जो है व्याख्या करनी है। और 10वां लास्ट जो प्रश्न, 10वां यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है, कर्ट लेविन के संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत का वर्णन कीजिए। कर्ट लेविन का जो संज्ञानात्मक क्षेत्र का क्षेत्र सिद्धांत है उसका वर्णन करना है, इसके शैक्षिक निहितार्थ को विस्तार से समझाना भी है। 11वां प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि अधिगम से आप क्या समझते हैं। अधिगम क्या है, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं। ठीक है ना, अधिगम के सभी विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का वर्णन करना है, उसमें से स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत की विवेचना करनी है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा 2023 का एमएड का जो सेकेंड पेपर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। इस वीडियो में अंत तक मैं विवेक आपका इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और नमस्कार, शुभ दिन।